नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी 24x7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीओए अकाउंट सीरीज़ का पार्ट 19 डिस्कस करेंगे। जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके जीओए अकाउंट्स के एग्जामिनेशन, इसके अलावा पंचायत समिति में जो ऑडिटर की पोस्ट निकलती हैं उसके लिए, या फिर जूनियर ऑडिटर, इसके अलावा कुछ रिप्यूटेड कंपनीज भी जीओए अकाउंट्स की वैकेंसीज निकालती हैं, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी जब ये एग्जामिनेशन होगा उससे पहले कॉन्फिडेंस फील हो सके सारे क्वेश्चंस देख के। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, जितने भी वीडियोस हैं सारे मेरे बाइलिंगुअल फॉर्म में रहते हैं। स्क्रीन पे लिखी लैंग्वेज इंग्लिश है और मेरी जो एक्सप्लेनेशन रहती है वो दोनों भाषाओं में मिलेगी आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स द चार्ज हाइपोथिकेशन इज नॉट क्रिएटेड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एसेट है जिसके ऊपर हाइपोथिकेशन चार्ज नहीं क्रिएट किया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका लैंड। तो लैंड के ऊपर कौन सा चार्ज किया जाता है? लैंड के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है, दैट इज मॉर्टगेज। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए मशीन होगी, ठीक है, मशीन के ऊपर क्या होता है? हाइपोथिकेशन। व्हीकल के ऊपर क्या होगा? हाइपोथिकेशन। और स्टॉक के ऊपर क्या होगा? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन कहाँ पे होता है? यहाँ पे भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी दिखती है। ठीक है, जितनी भी मूवेबल चीज़ें होती हैं वहाँ पे हाइपोथिकेशन होगा। और जितनी भी ई मूवेबल चीज़ें होती हैं, लाइक आपका घर हो गया, ठीक है, होटल हो गया, बिल्डिंग होगी, वहाँ पे आपका क्या होगा? वहाँ पे आपका मॉर्टगेज क्रिएट होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा लैंड। लैंड के ऊपर क्यों? क्योंकि लैंड के ऊपर मॉर्टगेज क्रिएट होती है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोजर नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल फंड। तो आपने बहुत बार सुना होगा, कभी कभी बैलेंस शीट में भी आप देखते होंगे कैपिटल फंड करके होता है। तो आपको बताना है कि कैपिटल फंड में क्या आते हैं। कैपिटल फंड इज द मिक्सचर ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। ये टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल को मिला के कैपिटल फंड बनता है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको जानना है कि टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल क्या होती है, इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो मुझे कमेंट कर देना। मैं टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स में बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इसको बेसिकली एडीआर भी बोला जाता है। ठीक है, एडीआर आर सिक्योरिटीज ऑफ नॉन यूएस कंपनी दैट ट्रेड इन द यूएस फाइनेंशियल मार्केट। तो सबसे पहले बताता हूँ एडीआर क्या होता है। एडीआर क्या है? सपोज करो आपकी कोई कंपनी है, या फिर मैं मान लूँ इन्फोसिस। ठीक है, अगर इन्फोसिस को यूएस की स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट होना है तो वो यूएस एडीआर के नाम से लिस्ट होएगी। आप चाहे चेक कर लेना, यूएस इन्फोसिस लिखना, उसके आगे लिखना इन्फोसिस लिस्टिंग इन यूएस मार्केट, तो वहाँ पे आपको दिखेगा यूएस एडीआर। तो वो यूएस एडीआर में होगी। अगर इसी कंपनी को ग्लोबली लिस्टेड होना तो वहाँ पे किस नाम से होगी? ये ग्लोबल एडीआर के नाम से लिस्ट होगी। बट कोई भी कंपनी, अगर इंडियन कंपनी यूएस में जाके लिस्ट होगी तो वो होगी यूएस एडीआर के नाम से। तो ये सही आंसर है। अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स आर सिक्योरिटीज ऑफ नॉन यूएस कंपनी दैट ट्रेड इन द यूएस फाइनेंशियल मार्केट। तो दोस्तों, फाइनेंशियल न्यूज़ करके भी मैं एक रोज एक अपडेट डालता रहता हूँ शाम को, जिसमें मैं फाइनेंशियल मार्केट या फिर जितने भी रोज के स्टॉक्स रहते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ रहती हैं, वो मैं सारी पुटअप करता रहता हूँ। तो उन न्यूज़ को भी आप डेफिनेटली रोज़ के रोज़ फॉलो करते रहना, क्योंकि अगर आपको फाइनेंस सेक्टर से ही सारी न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन भी होनी बहुत जरूरी है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड ना करो, मैं तो कहूँगा जब तक स्टूडेंट हो अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेडिंग वगैरह, बट फिर भी आपको न्यूज़ क्या चल रही है मार्केट में वो सारी चीज़ें की जरूरत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल जो आपके सिलेबस से लिंक होती हैं, वो इवन आरबीआई ग्रेड बी के लेवल तक भी कुछ ना कुछ जो मार्केट में हलचल चली रहती है वो सब पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इज एडीआर इज ए नेगोशिएबल सिक्योरिटी विच रिप्रेजेंट द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी दैट इज फॉरेन टू द मार्केट विच द डीआर ट्रेड। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। तो राइट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। तो दोस्तों, इतने अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेनिंग करता हूँ तो वीडियो को प्लीज़ साथ के साथ में आपको लाइक करते रहना है अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। तो सेक्शन 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 5 किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, व्हाट डज इट मीन? जब आरबीआई लेंडर होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बोला जाता है, इसका क्या मतलब है? इस मीन्स आरबीआई एडवांसेस नेसेसरी क्रेडिट अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज़। तो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के खिलाफ अगर के अगेंस्ट अगर आरबीआई लोन देता है, ठीक है, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अपने पास रख के अगर लोन देता है, तब वो बेसिकली लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बन जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247, वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @स्ट्रीट स्टडी, वहाँ पे भी आपको हर वीडियो की अपडेट मेरे मिलते रहेंगे। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के नहीं बता पाता हूँ, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पुटअप करता रहता हूँ। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लाइक करने से जस्ट एक हमें एक मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ए पर्सन परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। कभी कभी कोई भी पर्सन लोन लेता है तो बोलता है यार आप मेरे में गारंटर बन जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, उसमें वो थर्ड पर्सन के ऊपर भी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो कभी भी आप गारंटर बनो तो थोड़ा सा सोच समझ के बनना, कि अगर आपको लगता है कि उस पर्सन की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना रीपे कर देगा लोन, तभी कभी आपको कभी गारंटर बनने का मौका मिले। तो अपना प्रूडेंस का भी यूज़ करना, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो डिस्चार्ज होता है लाइबिलिटी का वो थर्ड पर्सन के ऊपर भी हो जाता है, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर फाइनेंशियल एसेट। तो इनमें से कौन फाइनेंशियल एसेट के अंडर फॉल नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस अंडरटेकन विद रिस्पेक्ट टू ए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू कैरी ऑन करते हो, दैट डज नॉट फॉल अंडर फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज एफए। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दैट इज एपिलेट अथॉरिटीज वेस्टेड विद व्हाट। तो एपिलेट अथॉरिटी कहाँ किसके साथ वेस्टेड होती है, इसमें बेसिकली होती है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो एपिलेट अथॉरिटी की कब जरूरत पड़ती है, ये जनरली पड़ती है जब बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास कोई कंप्लेंट जाती है, ठीक है। वहाँ पे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन से वो फाइनल जो लेवल होता है, जब भी कभी आप कंप्लेंट का जो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपने कोई कंप्लेंट बैंक में पुटअप की तो ब्रांच मैनेजर देखेगा, अगर वहाँ पे आपकी कंप्लेंट रिजोल्व नहीं हुई तब कहाँ पे जाती है, तब वो आपके रीजनल ऑफिस में जाती है, जो भी बैंक का होता है वहाँ पे भी रिजोल्व नहीं होती तो बैंक का जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस ट्राई करते हैं उसको रिजोल्व करने। अगर वहाँ पे भी रिजोल्व नहीं होती देन इट गोज़ टू बैंकिंग ओम्बुड्समैन। अगर बैंकिंग ओम्बुड्समैन के भी आप जो अवार्ड देते हैं उससे संतुष्ट नहीं हो, देन फाइनली इट गोज़ टू द एपिलेट अथॉरिटी, और एपिलेट अथॉरिटी इज हेडेड बाई डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट इज ऑप्शन ए, दैट डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। नाइन्थ क्वेश्चन इज लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसीज आर गिवन बेस्ड ऑन व्हाट। तो किस चीज़ को हम यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो कभी भी कोई बैंक अगर लोन देता है एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट तो वो देता है सरेंडर वैल्यू के ऊपर। तो अभी बता देता हूँ आपको सरेंडर वैल्यू क्या होती है। सपोज करो आपने ली 2 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। ठीक है जी, आपका है सम एश्योर्ड, और आपने क्या किया, अभी तक इसमें सिर्फ 50,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे आपकी सरेंडर वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपने 50,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है, तो बैंक इसमें इसके अगेंस्ट जो भी उनका मार्जिन होगा वो रख के दे देगा। अगर सपोज करो बैंक का मार्जिन है 80%, तो 50,000 का 80% कितना हुआ, 40,000। तो यहाँ पे आप 40,000 लोन के लिए एलिजिबल हो। सिमिलरली अगर आप हायर अमाउंट के लिए एलिजिबल तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मार्जिन कुछ भी हो सकता है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कोई बैंक 80% मार्जिन रखते हैं, कोई 90 रखते हैं, कोई 75 भी रखते हैं, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है ये मार्जिन। बट जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि सरेंडर वैल्यू क्या होती है। सरेंडर वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम सम एश्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड मटेरियल अल्ट्रेशन। इसमें से किसको मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं बोला जाता है, जो भी आप चेक के ऊपर करते हो, ठीक है। ये सपोज करो चेक है, इसके ऊपर अगर आपने चेंज कर दिया डेट को तो ये भी आपका मटेरियल अल्ट्रेशन है, ठीक है। चेंजिंग द अमाउंट, अगर यहाँ पे आपने किसी से ने आपको 2500 अमाउंट दिया, आपने उसके आगे एक जीरो लगा दी, 25,000 कर दिया, तो वो भी आपका एक मटेरियल अल्ट्रेशन है। नेक्स्ट इज चेंजिंग द रिलेशन ऑफ द पार्टीज, वो भी यहाँ पे सारा आपका मटेरियल अल्ट्रेशन है। अगर आपने यहाँ पे नाम भी चेंज कर दिया दैट इज आल्सो कॉल्ड मटेरियल अल्ट्रेशन। तो राइट आंसर होगा इसका नन ऑफ द अबव, दीज 3 आर ऑलरेडी मटेरियल अल्ट्रेशंस। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कमर्शियल मोर्टगेजेस, फार्म मोर्टगेजेस एंड होम मोर्टगेजेस आर कैटेगरीज ऑफ। तो अब अगर आप घर को मोर्टगेज करवा रहे हो, या फिर अपना फार्म हाउस को मोर्टगेज करवा रहे हो, या फिर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लाइक आपकी शॉप है, ठीक है, उसको मोर्टगेज करा रहे हो, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, इट फॉल्स अंडर प्राइमरी मोर्टगेजेस, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So last question of the video is, in case of joint stock company the registration of charge is not required with register of companies, that is ROC, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से बोला जाता है इनको। तो जॉइंट स्टॉक कोई भी आपकी सपोज करो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो किस केस में ROC के पास आपको चार्ज रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में भी जरूरत पड़ती है, असाइनमेंट ऑफ बुक डेट्स में भी, मॉर्टगेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में भी। किस में नहीं पड़ती है, प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्लेजिंग में क्या होगा, प्लेजिंग में किसी जरूरत नहीं होगी। सपोज करो कोई भी कंपनी ने सपोज करो कल को डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, अगर उसने यहाँ पे प्लेज करवा रखी है प्रॉपर्टी, तो
जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा वो एकदम से उस प्रॉपर्टी को बेच के यहाँ से वो पैसा वसूल कर देगा। यहाँ पे उसको सरफासी एक्ट वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कभी भी मैं कहता हूँ जो भी कंपनीज होती हैं, अगर वो अपने जो भी शेयर्स होते हैं उनको अगर वो प्लेज करती जाती हैं तो वो कंपनीज थोड़ा रिस्की कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज आपको एनएससी और बीएससी पे मिल जाएंगी जो बहुत से अपने जो स्टॉक्स होते हैं, जो भी उनके शेयर्स होते हैं, उनको प्लेज करती रहती हैं। तो थोड़ा प्लेजिंग क्या क्या होता है, रिस्की मामला होता है। प्लेजिंग में क्या होता है, बैंक के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है कि वो जैसे ही डिफ़ॉल्ट हो तो वो एकदम से उस चीज़ को बेच देगा, उसके ऊपर कोई भी नियम का कानून लागू जल्दी से नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। फिर भी कोई